नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आकांक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटके और खबर की तह तक जाकर। और अब तक की हेडलाइंस। आरएनबी डिपार्टमेंट पर एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड। नौशहरा में हुई रेड्स, डिप्टी सीएम के पास है आरएनबी विभाग। दिल्ली धमाके के तार, सामने आई एक और कार। एनआईए के बाद अब ईडी भी एक्टिव, अल फलाह यूनिवर्सिटी रडार पर। जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंची इंटरपोल, डॉक्टर मुजफ्फर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की मांग। जम्मू कश्मीर का हर निवासी आतंकवादी नहीं, उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। जम्मू यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन के दौरान क्यों भड़के स्टूडेंट्स। और अब खबरें विस्तार से। मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया। सबसे पहले बात करेंगे आरएनबी डिपार्टमेंट पर एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई की। आरएनबी डिपार्टमेंट जो कि डिप्टी सीएम के पास है, नौशहरा में आज उसको लेकर रेड्स पड़ी हैं। तो दीपक जी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो पहले से ही नजर आ रहा था कि कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर होगी। उसका रीजन ये था कि जब विधानसभा सेशन हुआ था अभी रिसेंटली श्रीनगर में, तो उसमें एक सवाल उठा था, ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी की तरफ से उठाया गया था कि आरएनबी यानी कि रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट में सड़कों के टेंडर को लेकर कहीं ना कहीं कोई घपलेबाजी हुई है। विपक्ष ने आरोप ये विधानसभा के अंदर लगाया था और बाहर आके भी मीडिया से बात करते हुए कहा था। उसके बाद ये नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं कोई एक्शन तो जरूर होगा। हालांकि एंटी करप्शन ब्यूरो का कहना है, या उनके जो सोर्सेस हैं उनका ये कहना है कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, मगर हाँ, रेड जरूर हुई है और हुई भी नौशहरा में ही है। और बड़ी बात यह है कि नौशहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के अंडर आती है और आरएनबी विभाग भी उन्हीं का है। तो कहीं ना कहीं सीधी उंगली जो है वो डिप्टी सीएम पे भी उठेगी अगर इसमें से कुछ निकल कर आता है। अभी तक जो हमारी जानकारी है, कुछ टीम्स ने रेड्स की हैं आरएनबी डिपार्टमेंट के दफ्तरों में नौशहरा में, और वहां से कुछ रिकॉर्ड खंगाला भी है और सीज भी किया है। और बड़ी बात इसमें यही आती है कि अगर इस रिकॉर्ड से कुछ निकल कर आया कि टेंडर जो एलोकेशन हुए हैं वो कहीं ना कहीं अपने लोगों को हुए हैं जो आरोप लग रहे थे, या फिर उसमें किसी तरह का कोई ऊपर नीचे कोई चीजें हुई हैं, तो फिर सीधा सवाल उमर अब्दुल्ला सरकार पर उठेगा, क्योंकि पॉपुलर गवर्नमेंट उन्हीं के पास है, आरएनबी विभाग उन्हीं के पास है, और सवाल डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर तो सीधा उठेगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी भी उनकी है और वहीं पर जो रोड्स बनी थी उसी को लेकर सवाल भी उठाए थे विपक्ष ने, और विभाग भी उन्हीं के पास है। तो अब देखना यह है कि क्या आरएनबी डिपार्टमेंट के ऊपर एसीबी की ये रेड्स जो हैं ये नौशहरा तक ही सीमित रहती हैं या बाकी जगह भी होती हैं, और क्या जो नौशहरा से रिकॉर्ड सीज किया गया है उसमें कुछ निकल कर आता है, और अगर निकल कर आता है तो फिर आकांक्षा ये मामला जम्मू कश्मीर में एक बड़ा मामला बन जाएगा और पहला करप्शन का शायद मामला उमर अब्दुल्ला सरकार के ऊपर होगा। मगर अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी केवल रेड हुई है, ये रूटीन रेड है ऐसे एसीबी के ऑफिसर्स बता रहे हैं, मगर ये रूटीन रेड नहीं है ऐसा हमें लग रहा है। कारण ये है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में रेड हुई है और उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसके ऊपर विपक्ष ने सवाल उठाए थे, रिकॉर्ड वहां से सीज किया गया है। उस रिकॉर्ड में आगे क्या निकलता है, कल तक शायद अगले 24 घंटे में काफी डेवलपमेंट होंगी, और जो निकल कर आएगा शायद एसीबी का कोई स्टेटमेंट भी इसके ऊपर जारी हो। अभी तक जब तक हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं एसीबी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी नहीं आया है। तो हो सकता है कि इसमें कुछ बड़े खुलासे भी हों, वो देखने का आप इंतजार कीजिए कि हो सकता है कि इसमें कोई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो इस समय देश भर में चला है, वो है दिल्ली धमाका। और उससे जुड़कर एक और चीज सामने आई है, वो आई एक न्यू कार जो कि एक सिल्वर कलर की कार थी। दीपक जी, आपने भी इसके बारे में सुना होगा, तो इसकी थोड़ी डिटेल्स में आप हमें बता सकते हैं? देखिए, इसको डिटेल में द न्यूज रूम 24 आवाज ने आकांक्षा ना केवल सुना है बल्कि सबसे पहले खबर हमने ही ब्रेक की, और इस कार का नंबर भी हमारे पास है, तस्वीर भी हमारे व्यूअर्स के लिए हमने यहाँ रखी है, वो देख सकते हैं। HR 87U9988 सिल्वर कलर की ब्रेजा गाड़ी है। और बड़ी बात इसमें यह सामने आ रही है कि ये तीसरी गाड़ी है लगातार जो एक से एक दिन बाद निकलकर सामने आ रही है, और ये गाड़ियां कहीं ना कहीं इस्तेमाल की गई हैं इसी कश्मीर दिल्ली टेरर मॉड्यूल द्वारा। अब इसमें जो दो तीन बड़ी आज की अपडेट है इस सारे मामले में, जिसको लेकर हालांकि दिन भर टीवी चैनल्स पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरें चल रही हैं, मगर जो बड़ी इसमें दो जानकारियां हैं। एक तो ये है कि कश्मीर पुलिस ने पिछले 24 घंटे में 13 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है, उसमें 3 सरकारी कर्मचारी हैं,
इसके साथ साथ जो दूसरी जानकारी है वो ये आ रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को कह दिया है कि वो अल फलाह यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद की है उसके जांच करें कि फंडिंग कहां से होती है, फंड्स कहां से आते हैं, और फॉरेंसिक ऑडिट की बात करी गई है। फॉरेंसिक ऑडिट का मतलब होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में क्या फॉरेन से फंडिंग आ रही है, क्या यहाँ से फंडिंग हो रही है, किस लेवल पर हो रही है, कौन लोग फंडिंग कर रहे हैं और वो पैसा कहाँ खर्च किया जा रहा है। इसमें एक और बड़ा सवाल भी अब खड़ा हो गया इसी नेटवर्क के ऊपर, जिसमें ये बात सामने आनी शुरू हो गई है कि क्या इसमें फॉरेन फंडिंग भी थी और ये लोग जो थे, ये लोग किस तरह से नेटवर्क से जुड़े हुए थे उसको भी खंगाला जा रहा है। और जम्मू कश्मीर पुलिस का बहुत अहम रोल इसलिए भी है क्योंकि जे.एंड.के पुलिस इसमें विसल ब्लोअर है। सबसे पहले जे.एंड.के पुलिस ने ही ये मामला सामने लाया था, धमाका तो उसके बाद हुआ था। और बड़ी बात है कि जैसे तीसरी गाड़ी का सामने आ रहा है तो कितनी और कारें हैं, कितने और लोग हैं जो अभी इन्वॉल्व है। एनआईए इस पे जांच कर रही है और अब ईडी इन्वॉल्व हो गई है फंडिंग को जानने के लिए यूनिवर्सिटी की। जी, तो ईडी की इन्वॉल्वमेंट अभी अभी हुई है तो अब पता चलेगा कि आगे इनकी फंडिंग आखिर हो कहां से रही थी। ये तो एक बड़ा सवाल रहेगा आगे भी। तो अभी बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस की, जो कि मैंने दीपक सर की तरफ देख लिया। तो अब बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस की, जो कि इंटरपोल तक पहुंच चुकी है और उन्होंने डॉक्टर मुजफ्फर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की मांग की है। तो इसको लेकर सर आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल, दर्शकों को ये बताना बहुत जरूरी है कि आफ्टर ऑल ये डॉक्टर मुजफ्फर है कौन। दरअसल डॉक्टर मुजफ्फर डॉक्टर आदिल राथर का भाई है और डॉक्टर मुजफ्फर, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल 1 साल पहले टर्की होके आए हैं। ये टर्की क्यों गए थे, वहां पर क्या इनका काम था, कि लोगों से मुलाकात हुई, क्या टेरर नेटवर्क के रिलेशंस तुर्की तक जुड़े हुए हैं, ये सारी चीजें जो है अब एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन बनती जा रही है। और ये जो नेटवर्क कश्मीर से दिल्ली और फरीदाबाद जुड़ा हुआ था, ये नेटवर्क अब टर्की से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और डॉक्टर मुजफ्फर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की मांग की गई है जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा इंटरपोल से। वो इसलिए की गई है कि फिलहाल डॉक्टर मुजफ्फर जो है वो भारत में नहीं है, वो इस समय दुबई में मौजूद है, वो वहां पर है। और अगस्त 2025 में ही वो कश्मीर से दुबई गया था। अब पिछले 3 महीनों से डॉक्टर मुजफ्फर दुबई में क्या कर रहा है, उसके टेरर लिंक्स क्या है और कश्मीर से दुबई और वहां से टर्की का कनेक्शन क्या है, जो डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल ने खुलासे किए एनआईए से। उन्होंने ये बताया कि वो डॉक्टर मुजफ्फर के साथ ही टर्की गए थे, तो इसलिए डॉक्टर मुजफ्फर का रेड कॉर्नर नोटिस की मांग की गई है। और इंटरपोल अगर ये दे देता है तो फिर डॉक्टर मुजफ्फर को दुबई से गिरफ्तार करके भारत लाया जा सकता है। जी, दिल्ली धमाके के बाद कहीं ना कहीं जे.एंड.के के लोगों पर बाहर की स्टेट्स में शक किया जा रहा है या शक की नजर से देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी अगर हो तो हमें भी अगर कोई बोले कि वो कश्मीर से है तो ऐसे बड़े हादसे के बाद कहीं ना कहीं शक हो भी जाता है। और इसको लेकर आज हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर का हर व्यक्ति आतंकवादी नहीं है और या तो उनका आतंकवाद से कोई लेन देन नहीं है, इनको एक ही तरह से देखना अच्छी चीज नहीं है। तो इसको लेकर दीपक जी आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आकांक्षा साफ सी बात है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का जो ये बयान आया है, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए आज ये कहा कि दिल्ली धमाके का बेहद अफसोस भी है। हालांकि 2 दिन पहले उन्होंने एक्स पर मैसेज भी लिखा था कि उनका सांत्वना है जिन लोगों की मौत हुई है और इस टेरर का कोई धर्म नहीं है, उनका कहना है। इसलिए उनको ये उनका आज का जो बयान था, उनका कहना था दरअसल कश्मीर में हर कोई आतंकवाद से नहीं जुड़ा हुआ है, ना ही हर कोई आतंकवादी है। देखिए, मुख्यमंत्री होते हुए उनका ये बयान देना बनता भी था, क्योंकि जिस तरह से जाहिर सी बात है कि कश्मीर में जिस तरह आतंकवाद लगातार ये सारे मामले सामने आ रहे हैं और इसको एक तरह से व्हाइट कॉलर टेररिज्म या फिर आप इसको एप्रिन के साथ जोड़ के देख रहे हैं या डॉक्टर्स आतंक के डॉक्टर कहा जा रहा है, तो एक चीज तो साफ है कि लोग कहीं ना कहीं शक की निगाह से देखते हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री का ये बयान आना एक राजनीतिक बयान भी हो सकता है और एक कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना था कि जो तो इन्वॉल्व है उनको पकड़ा जाए पर बाकी लोगों को शक की नजर से ना देखा जाए। मगर ऐसा होता है कि जब भी टेरर की कोई बात होती है, जाहिर सी बात है कि बदनामी तो होती है। और जम्मू कश्मीर के तार अगर जुड़ रहे हैं इस नेटवर्क से तो एक जम्मू कश्मीर के लिए ये विडंबना है, अनफॉर्चुनेट है। मगर क्या करें, अगर जो राष्ट्रद्रोह के मामले हैं उसमें अगर कोई इन्वॉल्व है उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी धर्म से हो, जाति से हो, क्योंकि देशद्रोह का मामला है। आप देश के नागरिक हैं, देश के नागरिक होते हुए आप देश में बैठ के देश के खिलाफ इस तरह का काम कर रहे हैं, यही बारूद खोलने का काम कर रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला का बयान ठीक है, उनकी तरफ से एक है, मगर अपनी जगह सिक्योरिटी एजेंसीज जो काम कर रही हैं उसमें जो खुलासे हो रहे हैं वो भी बेहद छुपाने वाले हैं। सीएम ने भी यही कहा है कि निर्दोष को
उसमें ना इन्वॉल्व किया जाए। जो लोग इसमें हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल जानी चाहिए, उनका ये कहना है। बट अपनी स्टेट के लिए सीएम तो बोलेंगे ही कहीं ना कहीं। अब बात करें अगली खबर की, जो कि जम्मू यूनिवर्सिटी से है। वहां पर कॉन्वोकेशन के दौरान एक बड़ी चीज हो गई, स्टूडेंट्स जो थे वो भड़क गए। तो इसको लेकर दीपक जी आप हमें विस्तार से बताइए कि आखिर वहां हुआ क्या है। बेसिकली क्या था आकांक्षा की, आज जम्मू यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन थी। कॉन्वोकेशन जब होती है तो एक बड़ा उत्सव होता है, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एक बड़ी सेलिब्रेशन होती है, क्योंकि उस समय उनको पीएचडी की डिग्रीज, बाकी डिग्रीज जो है वो एलोकेट करनी होती है और वो डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है वहां जो चीफ गेस्ट होता है। और आज की इस कार्यक्रम में खास तौर पर बहुत देर बाद ऐसा हो रहा था कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दोनों ही मंच पर मौजूद थे, दोनों ही कॉन्वोकेशन के खास अहम हिस्से थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर क्योंकि वैसे भी यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं जम्मू कश्मीर में, कोई भी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके, और जो चांसलर के तौर पे थे और प्रो चांसलर थे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, वो दोनों मौजूद थे। मगर दोनों ने ही पूरी कॉन्वोकेशन अटेंड नहीं की, वो कुछ देर के बाद चले गए। मे भी हो सकता है उनकी अपनी ऑफिशियल ऑब्लिगेशंस हो, उनके आगे कार्यक्रम हो, मगर इसी से काफी सारे छात्र जो है वो खफा हो गए। अब देखिए स्टूडेंट एज एक ऐसी होती है कि हम भी स्टूडेंट एज से निकलेंगे, उस समय इंसान में जोश भी होता है और एक बहुत उम्मीद भी होती है कि जो चीफ गेस्ट आएगा हमें उन्हीं के हाथ से डिग्री मिलनी चाहिए। तो कुछ ही डिग्रीज देकर उसके बाद वो चले गए। उसके बाद के जो बाकी कार्यक्रम था उसको आगे बढ़ाया वीसी उमेश राय जी ने। मगर इसी में काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो खफा हो गए। उन्होंने ये कहा कि उन्हें बहुत उम्मीद थी कि वो चीफ गेस्ट से मिलेंगे, उनके हाथ से डिग्रियां लेंगे, मगर वो चले गए और ये कार्यक्रम अब हमें अधूरा सा लग रहा है। तो स्टूडेंट्स का बेसिकली विरोध नहीं था, कहीं ना कहीं एक नाराजगी थी जो नॉर्मली घर पे होती भी है, और स्टूडेंट्स का एक यूनिवर्सिटी अपना घर की तरह होता है, और उनकी वो नाराजगी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से थी, मैनेजमेंट से थी कि आखिर क्यों मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां नहीं रुके, वो चले गए और अब हमें जो है डिग्रियां यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से हाथ के ही मिल रही है। तो एक उम्मीद होती है, बहुत तैयारी की होती है जिसको डिग्री मिलनी होती है कि हमें तैयार होकर जाना। स्टूडेंट्स जिस तरह से वो सच धज के पूरा आए हुए थे, उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनका फंक्शन फीका पड़ गया है, इसलिए एक विरोध नहीं था, दरअसल एक नाराजगी थी। और उस नाराजगी के कारण कुछ स्टूडेंट्स खड़े हुए और उसके बाद जब वीसी ने ये कहा कि आप बैठ जाइए, एक ऑफिशियल एप्लीकेशन थी, तो फिर स्टूडेंट्स बैठे और पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। जी, बाद में वो मान गए और वो बैठ गए। तो फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। अब आज का थॉट ऑफ द डे। और अब आज का थॉट ऑफ द डे, हम चाहकर भी हर किसी को हर बात पर खुश नहीं रख सकते, इसीलिए अपने जीवन में सबसे पहले खुद को खुश रखिए, क्योंकि यही जीवन का असली फलसफा है। तो ये था आज का थॉट ऑफ द डे और बीटीएच। बाकी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवाज। जय हिंद।